और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिकोलाइव शहर में भी रूसी सेना का कहर जारी है। शहर में रूस ने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। कई मकान और बच्चों के प्ले ग्राउंड उजड़ गए हैं। साथ ही कई शैक्षिक संस्थान भी तबाह हो चुके हैं रूस के इस हमले में, जो कि भीषण लगातार दिन ब दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। मिकोलाइव की तस्वीर आप देखिए, जहां पर रूस की सेना ने इतने ज्यादा हमले तेज किए हैं कि अब कई इमारतों के साथ साथ कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तीसरे महीने में प्रवेश ये पूरा का पूरा युद्ध करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि ये युद्ध कब थमेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, रूस की सेना किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। कई शहरों पर कब्जा करने के बाद अब जोर उन शहरों पर है जो कि पूरी तरीके से राजधानी कीव से या तो सटे हुए हैं या बेहद नजदीक है। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद पूरा का पूरा सामान किस तरीके से आसपास बिखरता हुआ नजर आया। और वहीं जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह जताने की कोशिश की कि उसके सैनिक बहादुरी से लड़कर रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में भीषण युद्ध की तस्वीरें दिखाई गई और साथ ही ये दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक किसी मामले में रूसी सेना से कम नहीं हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत में छिपकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भीषण गोलीबारी की वजह से वहां चारों तरफ धुआं नजर आया। इस बीच सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते भी दिखाई दिए। हालांकि वहां के ज्यादातर मकान पहले से ही तबाह हो चुके थे। बड़े बड़े ट्रक और टैंकों का भी नामोनिशान मिट चुका था। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी। रूसी सेना पर इस हमले से पहले यूक्रेन की सेना के कुछ ट्रक एक खेत में खड़े दिखाई दिए। उनमें एक ट्रक पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रखा दिखा। पास में ही एक सैनिक भी नजर आया जो लॉन्चर से निकलती मिसाइलों से बचने की कोशिश करता रहा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक खेत से पुतिन की सेना पर मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलें आग उगलती हुई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तेजी से बढ़ती दिखी। औरंगाबाद में राज ठाकरे को रैली की इजाजत मिल गई, मगर कई शर्तों के साथ। औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को मिली रैली की इजाजत। 1 मई को खाटकेश्वर इलाके में होने वाली रैली को शाम 6 बजे रात 10 बजे तक दी परमिशन। राज्य सरकार ने परमिशन लेटर में कहा, रैली में हथियार विस्फोटक लाने पर आयोजनकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। भड़काऊ बयानबाजी की भी मनाही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए मरीज सामने आए। 2 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5250 है। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी का 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब यूएन महासचिव कीव में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद कीव में कई जगहों पर मिसाइलें बरसाई गई, जिसकी वजह से जगह जगह भीषण आग लग गई। वहां एक साथ कई इमारतें आग में जलती हुई नजर आई। इसके साथ ही चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैलता हुआ दिखाई दिया। इन हमलों के थोड़ी ही देर बाद वहां आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें लगाई गई, क्योंकि आग एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी थी। कुछ इलाकों में इस काम के लिए दमकल कर्मियों को हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने इन हमलों के बाद कई लोगों को जलती हुई इमारतों से बाहर निकाला। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इस बीच यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से मिली बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के लिए यूक्रेन के लिए 20 बुश मास्टर भेज दिए और इनका यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर जंग के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। असल में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें अपनी सेना की सबसे घातक बख्तरबंद गाड़ियों में शुमार
बुशमास्टर देने का ऐलान किया। We're going to be sending our armoured vehicles, our Bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17. ये बख्तरबंद गाड़ियां उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी फर्राटा भर सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से भी बचाने का मादा रखती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों के जंग के मैदान में उतरने से रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी हैं। क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी है और 11 टन वजन वाली एक बुशमास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। ये गाड़ियां सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती हैं। लैंडफिल आग मामले में दिल्ली नगर निगम पर कार्रवाई हुई। केजरीवाल सरकार ने भलसवा में कूड़े के लैंडफिल में आग लगने के मामले पर कार्रवाई की और उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश टीपीसीसी को दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश के धार में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे वहां रखा लाखों का सामान जल गया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। युद्ध से यूक्रेन में तबाही दिख रही है। इरपिन से एक वीडियो सामने आया है। शहर में हजारों की तादाद में गाड़ियां जल गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों रूस की सेना ने इरपिन में कहर ढाया था। कई दिन तक शहर में रूसी सैनिकों ने जोरदार हमले किए, जिसके बाद कई गाड़ियां किस तरीके से पूरी तरीके से नष्ट होती हुई नजर आई, उसकी तस्वीर आप देखिए। जंग में पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में इरपिन शहर पर भी हमले रूस की तरफ से तेज कर दिए गए हैं। और इस बीच रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पोलैंड और बल्गेरिया की गैस सप्लाई बंद करना किसी भी तरह की गैस ब्लैकमेलिंग है। यह भी साफ हो गया है कि पुतिन की शर्तें ना मानने वाले यूरोप के देशों पर अगला एक्शन 15 मई के बाद होगा। मतलब ये कि यूरोप पर पुतिन के प्रहार की अगली तारीख भी तय है। गैस की सप्लाई इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे बड़ा कूटनीतिक दाव बनी हुई है। पुतिन ने साबित कर दिया कि यूक्रेन की जंग में जो भी उनके साथ नहीं है, उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तैयारी कर ली है। एक्शन तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। बल्कि यूरोप के बाहर भी जो देश रूस की गैस पर निर्भर है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुतिन ने सीधा सिग्नल दिया है कि उनके साथ कारोबार केवल उनकी ही शर्तों पर होगा। जंग शुरू होने से पहले तक प्रतिबंधों की तलवार रूस के सामने लटकी थी। जंग छिड़ते ही प्रतिबंध लगा भी दिए गए, लेकिन उन प्रतिबंधों से लड़ रहे रूस के सामने अब प्रतिबंधों पर प्रहार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ना तो उन्हें किसी का डर है और ना ही कोई संकोच। बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में तो सोचा यह भी जा रहा था कि अगर रूस से यूरोप के देशों ने गैस खरीदनी भी बंद कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई काटकर पुतिन ने दिखा दिया है कि उनके पास गैस के खरीदारों की कमी नहीं है। क्योंकि पुतिन पहले से कूटनीतिक जंग की तैयारी में थे। रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले से ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहद अहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली है। खबर है कि बल्गेरिया और पोलैंड पर पुतिन का एक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा। गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर है कि यूरोप की 4 तेल कंपनियां पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है। यूरोप की 10 तेल कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिए रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके। यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। पाइपलाइन पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है और इनमें ज्यादातर देश नाटो के सदस्य हैं और जो नाटो के सदस्य नहीं भी है, उनकी भी जान गैस में ही अटकी है। 2 देश तो ऐसे हैं जहां 100% नेचुरल गैस रूस से ही पहुंचती है। इनका नाम है चेक गणराज्य और लातविया। दोनों नाटो के सदस्य हैं और हर दिन पुतिन को कोसते हैं, लेकिन रूस की ही गैस पर पूरी तरह निर्भर है। हंगरी अपनी जरूरत की 95% गैस रूस से लेता है, जबकि स्लोवाकिया 85%।
ये आंकड़े जंग छिड़ने से पहले तक के हैं। बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है, लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 75% और पोलैंड 54% गैस की सप्लाई रूस से ले रहा था। फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है जो अभी नाटो में नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मई से वो नाटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रूस बार बार इस पर ऐतराज जता रहा है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस रूस से लेता है, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प खेल है जर्मनी का। जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। नाटो में भी और यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था। और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपनी जरूरत की 66% गैस रूस से लेता था। जंग जब शुरू हुई तब भी नेचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी। और अब भी जर्मनी ने नेचुरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है। हाँ, लेकिन दावा जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मियां खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिड़ने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी। अभी भी जर्मनी की गैस की खरीद काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जर्मनी की कोशिश है कि वो अपने नेचुरल गैस के भंडार को पूरी तरह से भर ले। जर्मनी की इसी नीति को यूरोप में उसका डबल स्टैंडर्ड भी कहा जा रहा है। मतलब ये कि जिस वक्त ज़ेलेंस्की यूरोप का साथ मांग रहे थे, रूस से गैस की खरीद रोकने की अपील कर रहे थे, उस वक्त भी जर्मनी रूस की जेब भर रहा था। खबर है कि 24 अप्रैल की जंग के बाद से ही जर्मनी ने गैस के लिए रूस को 910 करोड़ यूरो यानी कि करीब 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और यही वो पैसा है जो यूक्रेन की जंग के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की हर नीति को कामयाब बना रहा है। यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है। गैस पर पुतिन के गेम प्लान को पूरे यूरोप को बांट कर रख दिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पहला बंटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का। तीसरा बंटवारा हुआ रूस से गैस खरीदने वालों और रूस से गैस नहीं खरीदने वालों का। चौथा बंटवारा हुआ रूस की गैस के लिए रूबल में पैसे देने वालों का और रूबल में पेमेंट से इनकार करने वालों का। पांचवा बंटवारा हुआ रूस से गैस की सप्लाई कम करने और बढ़ाने वाले मुल्कों का। अभी भी ये बंटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहाकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वजह से त्राहिमाम है। ऊपर से गैस की अगर किल्लत हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनीतिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किल्लत के कारण शुरू हो चुका है। उधर जंग के बीच इटली की राजधानी रोम में यूक्रेन के रहने वाले कुछ बच्चों ने बलून से बने टैंक को ध्वस्त कर दिया। बताया ये गया है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से पहले ही इलाज के लिए इटली भेज दिया गया था। जिन्होंने राजधानी रोम की बलून म्यूजियम में मौजूद बलून से बने एक टैंक को नष्ट किया, उन बच्चों ने बड़े ही उत्साह से एक एक कर सभी बलून फोड़ दिए। बताया गया कि इस अनोखे टैंक को जंग की शुरुआत से पहले ही बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संदेश देने के लिए ही इन बच्चों को खास तौर पर वहां ले जाया गया। बाद में ये बच्चे इस म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारे बलून के साथ खूब मस्ती भी की। यही नहीं, खबर है कि रूसी हमले में घायल हुए सैकड़ों बच्चों को अब तक इटली भेजा जा चुका है। राजधानी दिल्ली में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली संकट का झटका लगने वाला है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में हो सकती है बिजली की किल्लत। 24 घंटे में बिजली की मांग में 3.7% का इजाफा। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने की आपातकालीन बैठक। कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को देंगे रात्रि भोज। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बल्गेरिया के प्रधानमंत्री किरिल पेस्कोव ने राजधानी कीव के पास तबाही का जायजा लिया है। इरपिन में तबाही देखी गई। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बल्गेरिया के प्रधानमंत्री ने यूरोप के देशों से रूसी गैस का उपयोग बंद करने की अपील की है और कहा है कि हम ये सब देखकर भी उदासीन नहीं रह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग मर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बल्गेरिया के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कई देशों से सीधे तौर पर अपील करते हुए बल्गेरिया के प्रधानमंत्री नजर आए कि अब रूस पर प्रतिबंध लगाने की जो झड़ी शुरू की गई थी उसे और सख्त करनी होगी। ये महायुद्ध जो कि रूस की तरफ से थोपा गया था, उसके बाद लगातार अब यूक्रेन के लोगों की जानें जा रही हैं। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया यह गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है। और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डोनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया ये जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, इसके साथ ही यूरोवोहराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया, यानी कि यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया। और इसके साथ ही हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराद में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व पर काम ही नहीं शुरू हो पाया है। इस साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने पुतिन के आदेश पर यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया, और इसकी वजह बताई गई कि पुतिन यूक्रेन के नाटो देशों के सदस्य बनने की तरफ कदम बढ़ाने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नाटो देशों की सेनाएं उनकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन अब जो खबर आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि पुतिन नाटो देशों से दूरी तो चाहते ही थे, मगर इसी बहाने वो यूक्रेन के लिथियम भंडार को भी हथियाना चाहते थे। खुद पुतिन भी यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गोल पूरे करने की बात कह रहे हैं। в освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов. और इसकी वजह है आने वाले वक्त में चांदी जैसे सफेद मेटल लिथियम की दुनिया भर में बढ़ने वाली भारी मांग, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल बैटरियों बनाने में हो रही है। वही बैटरी जिसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है। यही वजह है कि क्लीन एनर्जी का भविष्य माने जाने वाले लिथियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि लिथियम बैटरियां दूसरी बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। और अभी दुनिया में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का मतलब होगा ज्यादा लिथियम बैटरियों की मांग। और अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी कम से कम 8 किलो लिथियम की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और इसके 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का पूरा अनुमान है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लिथियम की इस अहमियत को जरूर समझते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी उनकी नजर व्हाइट गोल्ड माने जाने वाले लिथियम पर भी है। हालांकि रूस के पास भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है, जो कि करीब 10 लाख टन होने का अनुमान है।
तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? असल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले लिथियम को निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल और ड्रिलिंग की जाती है। बताया जाता है कि रूस के पास लिथियम को निकालने के लिए पर्याप्त प्लांट नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे निकालना काफी महंगा पड़ता है। यही नहीं, रूस का लिथियम भंडार पूर्वी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में है, जहाँ से थोड़ा सा लिथियम निकालने में ही बड़ा खर्च आता है और वो काफी मुश्किल भी होता है। यही वजह है कि पुतिन के जंग छेड़ने के पीछे लिथियम को भी एक वजह बताया जा रहा है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में एक रोड शो किया। वो इसी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ेंगे। इससे पहले 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें राज्य की कमान सौंप दी। ऐसे में सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनका 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी है। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने यूपी में धार्मिक जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटवाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और इसी बहाने महाराष्ट्र सरकार पर तंज भी किया। बिन काम के घर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी तारीफ नहीं होती। और रूस ने यूक्रेन युद्ध में 1200 सीरिया के लड़ाकों को उतारा है। जंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने ये बड़ा कदम उठाया है। कई जगहों पर रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है और बड़े स्तर पर नुकसान की भी खबरें हैं। ऐसे में अब रूस भाड़े के सैनिकों को उतार रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 1200 सीरिया के लड़ाके पहुंचे हैं यूक्रेन, जो कि सीधे तौर पर रूस की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं 2 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब उसकी ऐसी घेराबंदी करने में जुट गया है कि जेलेंस्की की मददगार यूरोप के देशों को खाने पीने के सामान की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए वो यूक्रेन की सीमा से लगते समंदर में एक चक्रव्यूह रच रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगारों की गले की भी फांस बन सकता है। असल में रूस एक एक करके यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों को निशाना बना रहा है। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन को जमीनी जंग में उलझा रखा है, तो दूसरी तरफ उसने समंदर में भी जाल बिछाना शुरू कर दिया। और रूस के इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली चीजें और वहाँ दूसरे देशों से पहुँचने वाली मदद दोनों को रोक दिया जाए, ताकि जेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। क्योंकि पिछले 2 महीने से जेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उसे अमेरिका के साथ यूरोप के दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों और दूसरी मदद की बड़ी भूमिका रही। जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने भी अब यूरोप के देशों को भूख से तड़पाने के प्लान पर काम और तेज कर दिया। हालांकि रूसी सेना ने मारिउपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे काला सागर से होने वाली यूक्रेन का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो यही है पुतिन का यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भूख से तड़पाने का प्लान। क्योंकि यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को ये सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी कि यूक्रेन से इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब संकट लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने क्यों कहा बीएसपी से गठबंधन होता तो मायावती प्रधानमंत्री बनती। अखिलेश
अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर ली चुटकी। बोले मायावती जी की पार्टी से पिछली बार समझौता हुआ था, अगर वो बना रहता तो वो पीएम बन सकती थी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया इफ्तार का आयोजन। इफ्तार के बाद नीतीश कुमार खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज दिल्ली दौरा। कल राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से नहीं होगी मुलाकात। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस का ये कहना है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के 142 लड़ाकू जेट मार गिराए हैं, 111 हेलीकॉप्टर, 621 यूएवी, 277 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, इसके साथ ही 2629 टैंक को ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया गया है। यूक्रेन के 142 लड़ाकू जेट मारे गए हैं, ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही 111 हेलीकॉप्टर, 2629 टैंक को ध्वस्त किया गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल के एक एंकर ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जिस एंकर ने धमकी दी उनका नाम व्लादिमीर सलयोव है, जिन्होंने पुतिन को प्रचारक भी उन्हें माना जाता है। लेकिन अपने इसी एंकर की हत्या की साजिश का रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था और बताया था कि व्लादिमीर सलयोव को मारने की जिम्मेदारी जेलेंस्की ने यूक्रेन के एक आतंकी संगठन को सौंपी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दावे के ठीक 2 दिन बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के हेड से बातचीत के दौरान सरकारी न्यूज चैनल के इस एंकर ने टीवी पर ब्रिटेन को धमकी दे दी। मौका था रूस की नई मिसाइल सरमत 2 के सफल परीक्षण का, जिसे व्लादिमीर सलयोव ने ब्रिटेन को उड़ाने की बात कह डाली। सरमत 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे पर जाकर तबाही मचा सकती है। बताया गया कि शुरुआती परीक्षण में इस मिसाइल ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट का नामोनिशान मिटा दिया। रूस के न्यूज एंकर की तरफ से ये धमकी ब्रिटेन को इसलिए दी गई क्योंकि वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है।